स्टूडेंट, आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं FON और इस सप्ताह में हम FON और हम बात करने वाले हैं बिहेवियर साइंस के ऊपर। तो मैं ये बता देता हूं कि आप जो भी पीछे हम अभी तक पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज कीजिए। आप लोग को सभी PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही अगर आप PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, नहीं कन्फ्यूज होना चाहते हैं कि कितना सारा PDF डाउनलोड करें, तो आप जाइए, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जो है फर्स्ट ईयर में खोल के सभी सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है फर्स्ट ईयर पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग चारों सब्जेक्ट का आ जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट में जिसको भी पढ़ना होगा आप उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है। जैसे मानिए आज जो हम क्लास ए वीडियो डाल रहे हैं तो इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन, इसका जो भी आंसर होगा वहाँ पे लिखा गया है। आप जाके खुद से वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि एक वीडियो देखने के बाद एक बार जाके खुद से पढ़िए। और अगर दिल होगा, इच्छा होगा तो उसके नीचे PDF भी दिया है, PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मन होगा कि नहीं हमें याद हो गया, हम क्यों PDF डाउनलोड करके मोबाइल में रखें, तो आप चाहे तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं या फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो जाके पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम आए हैं FON लेके, क्योंकि पिछले सप्ताह में हम लोग जो है क्या चीज़ देखे थे। पहले सप्ताह में हम लोग CHN देखे थे और हम लोग बायो साइंस के ऊपर देखे थे। तो इसलिए जो है इस बार अब हमें 2 सब्जेक्ट पिछले सप्ताह में, अब कंटिन्यू जो है 2 सप्ताह इस सप्ताह में जो है FON और बिहेवियर साइंस के ऊपर जो है क्लास रेगुलर आएगा। अब जितना क्वेश्चन 8, 9, 10 क्वेश्चन जितना होगा दोनों सब्जेक्ट से हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए देखभाल योजना बताइए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ICU क्रिटिकल जो पेशेंट होता है तो उस ICU वाले पेशेंट का आप नर्सिंग के तौर पर कैसे देखभाल करेंगे, इसका बनाइए, योजना बनाइए। तो देखिए योजना बनाने में आपको विभिन्न तरीक़ा के चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एज ए नर्स क्या क्या देखभाल आप एक ICU वाले पेशेंट को कैसे कर सकते हैं तो उसको लिखना था। देखिए सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती मरीज के लिए नर्सिंग देखभाल। देखिए ये तो थियोरिकल पार्ट है इसलिए ऐसे दिया गया है, बट प्रैक्टिकल में जो होता है आपको नर्सिंग फंडामेंटल का जो प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। तो उस नर्सिंग केयर प्लान में जो है चार्ट के थ्रू बनाना पड़ेगा। उसमें आपको टोटल चीज़ लिखना पड़ता है। ऐसे कर के आपको चार्ट बनाकर और ऐसे ऊपर में हेडिंग देकर और जो है आप बीमारी लिखेंगे, क्या आपने इम्प्लीमेशन किया, क्या चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह और सारा चीज़ें इसमें जो है लिखते जाएंगे नीचे में। तो ऐसे बनता है नर्सिंग केयर प्लान, जो कि प्रैक्टिकल में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। थ्योरी पेपर में आपको ऐसे लिख देंगे तो चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पे लिखना है, बनाना है सर्जिकल ICU वाले पेशेंट के लिए। तो क्या क्या हम लोग लिखेंगे, तो देखिए पहला है रोगी के जैविक चिन्ह व श्वसन मार्ग को चेक करेंगे। अब जब भी नर्सिंग देखभाल आएगा आपके सामने तो 2-3 चीज़ें माइंड में आ जाना चाहिए। पहला चीज़ है कि पेशेंट को जो है आरामदायक स्थिति देंगे, आरामदायक वातावरण देंगे, शांत वातावरण। रोगी का जो वाइटल साइन होता है, जो जैविक चिन्ह होता है वो चेक करते रहेंगे, श्वसन मार्ग को चेक करते रहेंगे। तो ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं जो कि लिखना पड़ेगा। अगर पेशेंट को संक्रामक बीमारी है तो उसको एंटीबायोटिक देंगे। अगर गंभीर स्थिति पेशेंट को उत्पन्न होने लगा तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ये चीज़ें होता है। पेशेंट को सर्जरी हुआ है तो सर्जरी, अगर श्वास का सर्जरी हो या कुछ भी ऐसे सर्जरी हो तो भोजन लेने में अगर उसको कठिनाई हो तो मुंह के रास्ते से भोजन नहीं देके उसको फ्लूइड देंगे, कैथेटर लगाएंगे। कैथेटर क्यों लगाएंगे कि सर्जरी वाला पेशेंट है तो वो खुद से बाथरूम नहीं जा पाएगा, तो उसको बेड पर ही बाथरूम वगैरह कराने के लिए कैथेटर लगाना पड़ता है। ताकि वो कैथेटर होता है, हमने पढ़ाया भी है कि कैथेटर में जो होता है मूत्र जो है एक थैला रहता है और उस कैथेटर के थ्रू थैला में मूत्र जमा होता है। ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं, रोगी के जैविक चिन्ह, श्वसन मार्ग चेक करेंगे। घाव, सर्जरी है तो घाव होगा ही, तो घाव की ड्रेसिंग एवं ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना चाहिए। चेक करना चाहिए मतलब अगर 1 से 1 दिन डेली जो है इसको चेक करते रहना चाहिए। अगर उसमें गंदा भर चुका है तो उसे हटा देना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। IV ट्यूब, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब और कैथेटर आदि की देखभाल करना चाहिए। और जो भी उसको पोषण देने के लिए जो भी ट्यूब लगा है या कैथेटर ट्यूब लगा है तो ये सब, या जो IV ट्यूब होता है दवाई वगैरह देने के लिए जो लगा रहता है तो वो सब ट्यूब को जो है क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे, देखभाल किया जाएगा। चौथा पॉइंट है रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करना। वही चीज़ हमने बताया कि आरामदायक स्थिति देना, शांत वातावरण देना, बेड शोर से बचाने के लिए बार बार स्थिति बदलना। और बेड शोर मतलब जो बिस्तरी घाव होता है उससे जो है बचा जा सके इसके लिए स्थिति बदलते रहना चाहिए। पाँचवा है चिकित्सक के आदेशानुसार IV ड्रिप द्वारा फ्लूइड देंगे। अब चिकित्सक
जैसे निर्देश किए हैं उनके अनुसार जो है आईवी ड्रिप से जो है फ्लूइड दिया जाएगा, मतलब कोई भी तरल पदार्थ है। छठा है रोगी के पोषण स्तर को जांचना चाहिए। अब रोगी के अंदर कितना पोषण मिल रहा है, उसके अंदर कितना पोषण स्तर है, कितना पोषण मिल रहा है जो दैनिक चाहिए, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसको स्तर को चेक करना चाहिए। सातवां, रोगी का इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए, मतलब रोगी का जो हार्ट बीट है वो कितना होना चाहिए, कितना दे रहा है हमें, कितना पेशेंट को चल रहा है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना टेम्परेचर है पेशेंट को। तो ये सब जो है बीपी वगैरह ये सब जो है एक चार्ट बनाना चाहिए रोगी को। तो ये आठवां है, किसी भी प्रकार की असमानता दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें, मतलब कोई भी इमरजेंसी दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को बताएं। नौवां है, रोगी के शरीर में द्रव आयतन के समान स्तर को बनाए रखें, बिल्कुल सही है। 10वां है, रोगी को आवश्यकता अनुसार व्यायाम करना। देखिए नर्सिंग देखभाल में कुछ नहीं होता, मतलब नर्स कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकती है। कोई सर्जरी वाला पेशेंट है, आप दिमाग लगाइए, कोई सर्जरी वाला पेशेंट है तो वो पेशेंट तो अपने से सब काम नहीं ना करेगा, वो अपने से सब काम करने लगेगा तो उसको सर्जरी जहाँ हुआ है वहाँ इफेक्ट होने लगेगा, तो ये जो टाका लगा है वो टाका टूट सकता है या उसमें और घाव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होता है, तो इस पेशेंट को ध्यान में रखकर और आपको जो है उसको सुविधा क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं एज ए नर्स, उसी चीज़ को पॉइंट बाई पॉइंट लिख देना है। कोई भी बीमारी हो, जिस बीमारी के लिए आपको नर्सिंग देखभाल पूछेगा उसको उसी तरीक़ा से आपको एज ए नर्स सोच कर लिख देना है। चीज़ें को समझ गए, ये चीज़ें हैं। बहुत सारे पॉइंट आपको जो है कॉमन मिल जाएंगे, जैसे रोगी का इनपुट आउटपुट, रोगी का वाइटल साइन, रोगी का पोषण स्तर, रोगी के जो है रोगी का जो है ए वाला लाइन, तुरंत इमरजेंसी दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करना। तो कुछ 4-5 पॉइंट है जो कि आप किसी भी बीमारी में लिख देंगे तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया। अब देखिए प्राथमिक सहायता आपको बहुत पूछता है क्वेश्चन 5 नंबर में। अब यहाँ से आपको ये प्राथमिक सहायता जो है ए है आपका शॉक वाले पेशेंट के लिए, ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखना यहाँ पे भूल गया। यहाँ पे ये शॉक वाले पेशेंट के लिए प्राथमिक एड है। आपसे पूछेगा कि शॉक वाले पेशेंट के लिए जो है प्राथमिक सहायता लिखे, सांप काटे हुए पेशेंट के लिए प्राथमिक सहायता लिखे, जले हुए पेशेंट के लिए प्राथमिक सहायता लिखे, तो डूबे हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक सहायता लिखे। तो प्राथमिक सहायता में ये सब क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, शॉक वाले पेशेंट के लिए प्राथमिक सहायता देखने वाले हैं कि जिनको भी अगर आघात लगा हो, जिनको भी शॉक लगा हो, तो वैसे पेशेंट को कैसे जो है फर्स्ट एड दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि रोगी को हिलाए डुलाए नहीं। देखिए जिस भी पेशेंट को अगर शॉक लगा हुआ है तो उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। दूसरा है अगर रक्तस्राव ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसे डायरेक्ट प्रेशर से रोकें। देखिए अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आघात होता है बहुत सारे प्रकार का होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लीडिंग रक्तस्राव के कारण भी आघात होता है, चोट के कारण भी आघात होता है। और आघात क्या है, आघात शॉक तब होता है जब आदमी का जो कॉन्शियस होता है, जो आदमी का सोचन शक्ति है वो ख़त्म हो जाए, वो सिर्फ चीज़ों को देख रहा हो, हाँ कि ये चीज़ है ये चीज़ है, बाद बाकी वो महसूस नहीं कर रहा हो कि हाँ ये क्या है नहीं है, मतलब उसके अंदर सोचन शक्ति पहचानना सब खत्म हो जाता है। तो वही हो जाता है कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब लोग कहता है ना कि कोमा में चला गया, तो वही एक प्रकार से शॉक ही होता है। तो वही चीज़ें हैं। तो अगर रक्तस्राव के कारण अगर हो रहा हो तो रक्तस्राव को डायरेक्ट वहाँ पे प्रेस कर दबा के रोकना चाहिए। तीसरा है रोगी को सीधा लिटा दे, सिर नीचे को रखे व दोनों टांग ऊपर की तरफ 30 सेंटीमीटर तक उठाए ताकि टांगों से रक्त का प्रवाह शरीर में सही बना रहे। अब देखिए जो चीज़ें होता है, जो आघात लगता है, आघात क्या लगता है कि आपको भयंकर चोट लगने से होता क्या है कि वहाँ का जो नर्व होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लड का संचार नहीं हो पाता है, उस स्थिति में जो है सोचन शक्ति बंद हो जाता है। तो ऐसे में ब्लड का प्रवाह कंटिन्यूअस आपके ब्रेन तक होते रहे, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी व्यक्ति होगा उसको सीधे लिटा दिया जाएगा और सर उसका नीचे होगा और उसका पैर ऊपर की तरफ ऐसे उठा दे, ये सर समझिए और पैर ऐसे ऊपर उठा दिया जाएगा। ऊपर उठाने से होगा या कि इधर का जो ब्लड होगा ज़्यादा प्रेस करेगा इधर की तरफ, चेस्ट की तरफ, फिर जो ब्लड पंप करेगा तो थोड़ा न थोड़ा उसको जो ब्लड है वो ब्रेन में जाने लगेगा और फिर व्यक्ति जो है थोड़ा होश में आ सकता है। तो जिसको भी अगर शॉक लगा हो तो पैर हल्का ऊपर करवा दीजिए और सिर उसका नीचे की तरफ रखिए ताकि जो ब्लड का फ्लो हो वो बॉडी की तरफ हो। तो इसीलिए ये हो गया। चौथा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या कहता है,
अगर कपड़े तंग हो तो उसे ढीले करें, व्यक्ति को कोट या कंबल उड़ा दें। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है कि बहुत आजकल बहुत देखते होइएगा कि टाइट टाइट लोग कपड़ा पहनता है, जीन्स वगैरह। तो अगर वैसा कपड़ा पहना है तो उसको जो है ढीला कर दे, बटन खोल दे और उसको ढीला करके कंबल या कुछ भी लिटा दे। पाँचवा है गर्म पानी की बोतल या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस्तेमाल ना करें। देखिए शौक लगते समय गर्म पानी या कोई इलेक्ट्रिक चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है। छठा है रोगी को खाने पीने के लिए कुछ ना दे। जो रोगी है तो शौक के समय उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। अगर अस्पताल में पहुंचने में काफ़ी देर हो सकती है और व्यक्ति होश में है तो थोड़े पानी या नमक का घोल दे सकते हैं। देखिए जो चीज़ें होता है आप खाना नहीं दे सकते हैं। जो भी शौक लगा पेशेंट है उसको खाना नहीं दे सकते हैं। अगर पेशेंट ठीक ठाक है, होश में हल्का है, तो उसको आप जो है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए, नमी बनाने के लिए उसको जो है थोड़ा नमक पानी दे सकते हैं। तो यही होता है आपका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन या शरीर में तरल चीज़ कमने से भी जो है शौक लगता है, आघात लगता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आघात पढ़ रहे हैं तो आघात में संपूर्ण तरीके के जितना भी आघात होगा सबके लिए हम लिखेंगे। सातवां है रोगी को अकेला ना छोड़े एवं उससे सांत्वना दे। और जिस भी पेशेंट का जो है आघात शौक लगा हो तो उसे अकेला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला छोड़ने पर हो सकता है कब उसका जो है विटल साइन ख़त्म हो जाए शरीर से, कब क्या हो, तो उसके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि रोगी अचेत है मतलब अनकॉन्शियस है तो वायु मार्ग खोले एवं जरूरी हो तो बचाव प्रणाली की एबीसी पूरा करें। देखिए जो भी व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस हो, अचेत है, तो उसे वायु मार्ग आसपास के हवा देना चाहिए और उसे बचाव प्रणाली एबीसी का उपयोग करना चाहिए। नौवां है रोगी की रिकवरी पोजीशन में रखें। मतलब जो भी चीज़ है जहाँ रिकवरी ज़्यादा रेट है उस जो है पोजीशन में रोगी को रखना चाहिए। 10वां है रोगी को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट कराएं और जैसे ही फर्स्ट एड उसको दे देते हैं तो उसे तुरंत जो है वहाँ ज़्यादा देर बिताना नहीं चाहिए, उसे अस्पताल में शिफ्ट करें। तो आप लोग समझ गए कि शौक लगने वाले पेशेंट को क्या क्या चीज़ें जो है वो फर्स्ट एड में कर सकते हैं। तो इसमें 10 पॉइंट लिखा है, आप और पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब किस कारण शौक हुआ है तो उस पर भी आप लोग लिख दीजिएगा। अगर किसी को चोट के कारण अगर शौक लगा हो तो चोट के कारण शौक लगा हो तो उससे जो है चोट वाले स्थान को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, इसीलिए पहले लिख दिया है कि जिसको भी शौक लगा उसको ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं। अगर रक्तस्राव निकल रहा हो तो रक्तस्राव को डायरेक्ट दबाव से बंद करने का कोशिश करें। कुछ खान पान ना दे। अगर हॉस्पिटल पहुँचने तक अगर लेट हो तो थोड़ा नमक पानी दें। रोगी को अगर अनकॉन्शियस है तो उसे जो है क्या करें, वायु मार्ग खोले, आसपास के बचाव प्रणाली को पूरा करें। रोगी को रिकवरी पोजीशन में रखें जिससे उस पोजीशन में उसे फ़ायदा मिले। रोगी को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट कराएं। तो ये सब बहुत ही जो है कॉमन चीज़ें हैं। ये सब आप लोग फर्स्ट एडर क्या होता है कि जिस भी मरीज को फर्स्ट एड क्या है कि बीमारी, फर्स्ट एड बीमारी के अनुसार दिया जाता है। अब आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो जिसको पैर टूटा है तो उसको सर्जरी का दवाई सर्जरी थोड़ी ना कर दिया जाएगा, वो रेयर केस में किया जाता है। पैर टूटा है तो पहले तो उसको प्लास्टर किया जाएगा ना, तो उसको डायरेक्ट तो सर्जरी कर नहीं दिया जाएगा। ठीक अगर किसी को बुखार लगा है तो वो खुजली की दवाई थोड़ी ना खाएगा कि बुखार की दवाई खाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप लोग को ये सोचना है कि किसी को अगर, क्योंकि जो फर्स्ट एड होता है वो किसी भी बीमारी में जो है जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तत्काल फर्स्ट एड क्या है कि तत्काल प्रभाव दीजिए। तत्काल प्राथमिक उपचार, सबसे पहला उपचार वही फर्स्ट एड होता है कि किसी पेशेंट में जान लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही फर्स्ट एड होता है। बाद बाकी हमारे बातों को अगर समझ गए तो आप लिख सकते हैं, नहीं समझे हैं तो फिर दिक्कत होगी। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सांप काटे हुए पेशेंट के लिए फर्स्ट एड क्या होगा। सांप काटे हुए पेशेंट के लिए फर्स्ट एड जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए कि फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। ये स्नेक बाइट के लिए है फर्स्ट एड। ध्यान में दीजिएगा क्या चीज़ के लिए है, स्नेक बाइट के लिए, स्नेक बाइट के लिए। तो चीज़ें को समझिए। देखिए सबसे पहले रोगी को ज़मीन पर लिटा दे। सबसे पहले क्या करें कि रोगी को, जिसको भी सांप काटा है उसको ज़मीन पर लिटा देना चाहिए और उसे हिलने ना दे ताकि विष का प्रवाह कम हो। जो भी सांप काटा हुआ पेशेंट हो तो सबसे प्रथम उपचार जो है करना चाहिए, उससे जो है एक सीधा में लेटा देना चाहिए ताकि जो है उसे क्या हो, इधर उधर ना हिले और विष इधर उधर प्रवाह ना हो। तो ये चीज़ें है। दूसरा है अगर संभव हो तो काटे हुए अंग को हृदय से नीचे रखें।
मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी अगर संभव हो तो काटे हुए अंग को हृदय से नीचे रखें। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी जिस भी अंग में सांप कटा हुआ है उसको हार्ट का जो है भाग है हार्ट के नीचे ही रखने का कोशिश करें। यही चीज़ें हैं। दूसरा है दंश वाले भाग को साफ पानी या साबुन डिटॉल के पानी से धोकर बर्फ़ का पैक लगाएं। अब देखते होइएगा कि ये प्राथमिक उपचार होता है कि जो भी जहाँ भी डंक मारा है, जहाँ भी बाइट किया है स्नेक, उस जगह को क्या करना चाहिए, साफ पानी से धो दे, साबुन डिटॉल से धो दे और वहाँ पे जो है क्या करे, पानी से धोकर बर्फ़ का पैक लगाए। बर्फ़ का पैक लगाया जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि जिसको भी सांप कटा, जहाँ जिस स्थान पे डंक किया रहता है वहाँ पे उसको क्या करता है कि डिटॉल से धोकर या उस पर जो है बर्फ़ का टुकड़ा से जो है वो क्या किया जाता है, पैक लगाया जाता है। तीसरा है काटे हुए भाग के 2 से 4 इंच ऊपर एक बैंड बांध दे। ध्यान रहे कि बैंड से रक्त प्रवाह ना रुके। अब देखते होइएगा सांप वगैरह काटता है तो लोग सबसे पहला काम क्या करता है कि अगर मान गए अगर पैर में यहाँ काटा, पैर में अगर यहाँ पे काट चुका है तो क्या करता है, ये ऊपर का भाग है शरीर का, तो यहाँ पे जो है कस के बांध दिया जाता है। कस के क्यों बांध दिया जाता है, ताकि जो ब्लड का प्रवाह हो वो बिल्कुल धीमा हो जाए और जो ब्लड का गति अधिक है वो अधिक होगा तो जल्दी जल्दी विष उसके शरीर में पहुँचेगा और ब्लड का प्रवाह कम हो जाएगा तो धीरे धीरे असर जाएगा तो समय जो है हॉस्पिटल पहुंचने का मिलेगा। तो इसलिए जो है ये बांधा जाता है। बट होता क्या है कि कभी कभी इतना न कस के लोग बांध देता है कि वहाँ का जो नस होता है ब्लॉक हो जाता है और फिर जो है ब्लड प्रवाह रुक जाता है तो उससे और ज़्यादा कठिन उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि इतना बैंड जो है इतना ज़्यादा ना बंधा हो कस के कि रक्त प्रवाह कहीं रोक दे। तो ये चीज़ें हैं। चौथा है काटे हुए भाग को साबुन पानी से धोए हो चुका है। पांचवा है एक ब्लेड से 1/4 इंच गहरा कट दंश के निशान पर लंबाई में लगाए। अब जो भी स्थान पे कटा गया है वहाँ पे क्या करें, एक फ्रेश ब्लेड से हल्का चीरा लगा दे गहरा, ताकि वहाँ का जो विष हो, जो ब्लड हो वो बाहर निकल जाए, शरीर के अंदर ना जाए। इसलिए ये चीर लगाया जाता है। ये चीज़ है। अब इसका छठा जो प्राथमिक देखभाल होगा कि कट में से विष को सक्शन कसपस से चूसकर बाहर निकाले, वह विष को थूक दे। देखिए अब जिसको टेक्निक है वही इस चीज़ को इस्तेमाल करे, वरना वो विष आपके शरीर में चल जाएगा तो आपको भी हानि पहुंचाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस भी भाग पर कटा गया है और वहाँ ब्लड से जो चीरा लगाए हैं, कट किए हैं, तो वहाँ से जो भी ब्लड है उसको सक्शन करे, मतलब उसको चूस कर और बाहर निकाल दे। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी सक्शन करेगा उस ब्लड को जो विष के थ्रू आएगा बाहर, तो उसको ध्यान है कि वो उसके शरीर में प्रवेश न करे। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सातवां है घाव पर पट्टी बांध दे व रोगी को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लेकर। अब जो कट किए हैं उस पर तो घाव होगा तो वहाँ पे पट्टी बांधे और तुरंत अस्पताल लेकर जो है पेशेंट को भागे। आठवां है कि अगर संभव हो तो पता करे कि सांप ने काटा है ताकि सही चिकित्सक हो। अब देखिए होता है कि बहुत लोग क्या करता है कि सांप नहीं भी काटा रहता है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी टच कर दिया रहता है तो लोग को भय बन जाता है कि सांप जो है काटा है। बट बहुत से ऐसी स्थिति में सांप नहीं काटा होता है। आदमी बहुत सारी स्थिति में जो है डर से भी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो इसलिए पहले ये पता करें कि सच में सांप काटा है या कुछ और काटा है, ताकि उसका जो है सही ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये जितना पॉइंट है आप लोग लिख सकते हैं। सांप काटे हुए पेशेंट के प्राथमिक सहायता कैसे करेंगे, ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए अब एक क्वेश्चन आता है कि जले हुए पेशेंट को प्राथमिक सहायता कैसे करेंगे। 5 नंबर में पूछेगा कि जलना क्या होता है। तो जलना वाला में आपको सब चीज़ लिखना पड़ेगा कि जलना होता क्या है, झुलसना होता क्या है, जले हुए पेशेंट का प्राथमिक देखभाल कैसे किया जाएगा, आपको टोटल लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जलना मतलब बर्न है क्या और स्केल्डल है क्या, मतलब झुलसना है क्या। देखिए जलना, क्वेश्चन है जलना विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि के संपर्क में आने के कारण हुए घावों को जलना कहते हैं। देखिए जलना में किसी भी चीज़ से डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा, उसके संपर्क में डायरेक्ट आ जाएंगे और उससे जो घाव होता है वही जलना कहलाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट वाला तार है तो उस लाइन वाले तार में अगर कोई डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है तो क्या होगा, उसको शॉर्ट लग जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, जला देगा। तो डायरेक्ट संपर्क में आ गया, मतलब वो उससे जो घाव होगा वो जलना होता है। कोई ऐसे गर्म धातु है जो जैसे रड को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा या एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा और उसको आप टच कीजिए तो वहाँ पे घाव हो जाएगा, डायरेक्ट वो आपको चमड़ा सहित क्या करेगा, खींच लेगा। तो वही होता है गर्म धातु। नेक्स्ट है आपका जलता पेट्रोल।
तो यहाँ पे मैं वही बता रहा था कि जले हुए पेशेंट जो किसी भी चीज़ के डायरेक्ट संपर्क में आ जाएंगे, चाहे वो कोई रासायनिक पदार्थ भी होता है जो जलकर आग देता है, आग उत्पन्न करता है, कोई गर्म धातु है या कुछ आग लग गया या कोई जलता पेट्रोल है या कोई विद्युत वाला तार है, तो इस सब के डायरेक्ट संपर्क में आने से जो घाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग जलना बोलेंगे। और झुलसना क्या होगा, तो झुलसना जो होता है जैसे भाप वगैरह, गर्म पानी हो गया, गर्म तेल हो गया या गर्म घी हो गया, तो ये सबसे लोग क्या होता है झुलस जाता है। कोई ऐसे गर्म चीज़ है जिसमें जो आदमी को हाथ पड़ने से क्या होता है कि झुलस जाता है, जिसमें ऊपर का स्किन जो है आपका क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, तो ही होता है झुलसना। ये हो जाएगा। झुलसने एक में भी जलने के समान घाव होते हैं। देखिए झुलसना जो होता है उसमें जो है जलना के समान भी घाव हो सकता है, तो ये सारा चीज़ें जो है होता है। तो ये हो गया आपका झुलसना और ये हो गया जलना। जलना में डायरेक्ट किसी संपर्क में आग वगैरह में पड़ जाता है। झुलसना जिसमें जो है कॉन्टेक्ट जो है थोड़ा दूरी पर भी होने से लोग झुलस जाता है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें है हमको प्राथमिक उपचार लिखना है जले हुए पेशेंट के लिए। तो देखिए एक होता है समान जले हुए और एक होता है गंभीर जले हुए, एक होता है माइनर बर्न या स्कैंडल। तो यही होता है। इस दोनों के बारे में अगर आपसे प्राथमिक उपचार पूछेगा तो लिख दीजिएगा जले हुए या झुलसे हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये समान वाला के लिए देख रहे हैं। पहला है व्यक्ति को शांत करे। जो भी व्यक्ति जला हुआ है उसको शांत करे, क्योंकि जला हुआ व्यक्ति या झुलसा हुआ व्यक्ति काफ़ी बेचैन हो जाता है। जले हुए अंग को 10 से 15 मिनट के लिए चलते हुए ठंडे पानी के नीचे रखे। मतलब जो जला हुआ अंग है उसको क्या करे कि 10 से 15 मिनट के लिए चलते हुए ठंडे पानी में रखे, ताकि उसको जो है राहत मिल सके, बेचैनी कम हो सके। ये चीज़ होगा। और उसके बाद है नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं, यदि घायल ने कोई अंगूठी, चूड़ी, घड़ी, जूता, कपड़ा पहन रखा हो तो उसे ध्यानपूर्वक उतार दे। मतलब जो भी घायल व्यक्ति है उसको क्या करे, अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ शरीर में पहना है तो उससे उतार देना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ में क्या होगा, अंगूठी, चूड़ी, घड़ी, जूता, कपड़ा, ये सब चीज़ें हैं। किसी भी छाले या फफोले को ना फोड़े। मतलब जलने से जो भी फोड़ा वगैरह होता है उसको ना फोड़े। 5वां है घाव की ड्रेसिंग कर दे। मतलब जो भी घाव है उसको ड्रेसिंग कर देना चाहिए अगर आ रहा है तो। 6ठा है घाव पर चिपकने वाली पट्टी का इस्तेमाल ना करें। और बहुत सारे ऐसे पट्टी होते हैं जो घाव पर चिपक जाते हैं, शरीर पर चिपक जाता है, तो ऐसे पट्टी का उपयोग ना करना चाहिए। 7वां है घायल को अधिक मात्रा में पेय पदार्थ दे। मतलब जो भी घायल व्यक्ति है उसको अधिक मात्रा में जो है लिक्विड दे, ताकि उसको शरीर में जो जलने से जो उसका तरल पदार्थ का कमी है वो पूरा हो सके। 8वां है घाव पर किसी भी प्रकार का लोशन या मरहम न लगाए। मतलब घाव पर जो है किसी भी प्रकार का जो है तत्काल मलहम और लोशन न लगाना चाहिए। ये फर्स्ट एड का मैं बात कर रहा हूँ। 9वां है यदि घाव के गंभीर होने की आशंका हो तो चिकित्सीय मदद प्राप्त करें। मतलब घाव का अधिक गंभीर होने का आशंका हो तो उससे डॉक्टरेट का जो है हेल्प ले। और यही चीज़ें होता है आपका। ये समान है, ये समान तौर पर है। अब गंभीर जले हुए जो रोगी होगा उसको क्या क्या हेल्प किया जाएगा, क्या क्या जो है होगा, तो लगभग समान वाला का बहुत चीज़ आप लोग गंभीर वाला में लिख सकते हैं। इसमें जो समान तौर पे जले हुए व्यक्ति होगा मतलब नॉर्मल, उसको और जो गंभीर होगा लगभग दोनों में एक दूसरे को मिला कर लिख दीजिएगा तो चलेगा। जैसे घायल को दिलासा दे, सहारा दे, उसमें भी था। घायल को ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उतार दे, वहाँ भी था। जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उससे ठंडा पानी डाले जब तक कि दर्द से राहत ना हो। देखिए ठंडे पानी डालने का ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट उस पर ठंडा पानी डाल देंगे। भिगा जो होगा हल्का फल्का देंगे ताकि उसको दर्द कम हो सके। जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने का कोशिश करें। ये ध्यान में रखें कि त्वचा न हटे कपड़ा के साथ में। तो ये सब चीज़ें होता है। 5वां पॉइंट है देख सकते हैं, जले हुए भाग पर कुछ नहीं रखना चाहिए। जो जला हुआ भाग है वहाँ पे कुछ नहीं रखे। जले हुए भाग को विष संक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करना चाहिए। उसके बाद आघात का उपचार करें। अगर शॉक लग गया है, जलने से शॉक हो गया है तो उसका उपचार करें। 8वां यदि घायल अचेत है मतलब अनकॉन्शियस है तो उसका वायु मार्ग खोले एवं आवश्यक हो तो बचाव प्रणाली ABC पूरा करें। घायल को रिकवरी पोजीशन में रखें, बिल्कुल सही है। घायल को तुरंत प्राथमिक उपचार बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित कर देना चाहिए। और ये फर्स्ट एड देने वाले का ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे समाप्त होता है प्रश्न। आप लोग इसको एक बार जाके लिंक पर क्लिक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा।